हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वह रसायन विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो बनाया गया है वो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आप बिना देरी के हुए आ जाएं अपने इस चैनल पे और कॉपी पेन के साथ में बैठें, ताकि आपको पूरा के पूरा लाभ मिले। तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड परीक्षा 2024। इसके निर्देश में आपको बताया गया है कि आपको 3.25 घंटे दिया जाएगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि क्या क्या आपको निर्देश में देना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ले चलते हैं आपको आपके इस क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आप वहीं पर अपने गोता लगाएं, अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। तो पहला आपके पास 5 क्वेश्चन ऑप्शन होगा, जिसमें आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, चुन करके और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र है, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH। देखिए, जहाँ OH समूह होता है वहाँ आल समूह होता है, यानी एल्कोहल होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कौन सही है आपका? पहला ऑप्शन सही है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन का पहला आंसर सही है आपका C2H5OH। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संप्रसारी होते हैं? तो संप्रसारी के लिए आपको दिया गया है, तो ये है ऑप्शन है आपका फोर्थ सही है। देखिए, ये जो आपका मॉडल पेपर है ये बिल्कुल न्यू वर्ष का है। सिलेबस को चयन करके जो नया सिलेबस आपके लिए लागू किया गया है उसी के अनुरूप है। तो इसमें आपको कोई चीज़ घबराना नहीं है, और पूरे के पूरे सिलेबस आपको इसी में मिल जाएंगे। तो ये आपका दूसरे का क्या था? चौथा सही है आपका, यानी ये सही है ऑप्शन। ग खंड देखिए, ग अगला क्वेश्चन है, चार धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको क्रमशः है 1.5 वोल्ट, -2 वोल्ट, +0.34 वोल्ट और -0.76 वोल्ट दिए गए हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो माइनस में सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले होगा, यानी ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शून्य कोट की अपक्रिया है। आपको बताना है कि शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी कौन सी है इसमें। तो इसमें शून्य कोट की अपक्रिया है H2Cl2 गिव्स आउट टू HCl, यानी ये सही है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? एमाइडो से एमीन बनाने में जो अभिकर्मक प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? वो है आपका Br2 या KOH। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। फार्मेलिन जलीय विलयन है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मिकम्ल का, फ्लोरेसीन का या एल्डिहाइड्स का? तो ये है फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये आपके आंसर हो गए आपके ऑप्शन में। ये 5 नंबर आपके लिए तय हो गया। अब चलते हैं आपको लिखित परीक्षा में कि क्या क्या आपको लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो मोल अंश अब आपको ज्ञात करना। अब दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज की गणना करना है आपको। तो देखिए, ग्लिसरॉल का मोल
ग्रीष्माल का द्रव्यमान दिया हुआ है 30 ग्राम। जल का द्रव्यमान आपका दिया गया है 70 ग्राम। तो अणुभार ग्रीष्माल का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 92 ग्राम प्रति मोल। जल का अणुभार 16 और 2 18 ग्राम होते हैं। तो ग्रीष्माल के मोल ये नहीं बराबर कितना हो जाएगा, ग्रीष्माल का द्रव्यमान बटे ग्रीष्माल का अणुभार, यानी भार बटे अणुभार हो जाएगा। ठीक है, मोल की संख्या जहाँ आपको निकालना है वहाँ आपको भार बटे अणुभार निकालना होगा। तो भार बटे अणुभार जब आप करते हैं ये देखिए, तो भार बटे अणुभार आप करेंगे तो 70, ये देखिए आपका 30/92 यानी आया 0.33। अब जल के मोल मोल निकाल लीजिए। मोल इसमें क्या है, भार बटे अणुभार। तो भार आपका कितना दिया है जल का 70 और अणुभार आपका कितना 18। तो इसका अब आप मोल निकालेंगे तो कितना आएगा 3.89। अब मोल अंश आपको निकाल लेना है, यानी मोल प्रभाज। ठीक है, ये है आपका मोल प्रभाज। ये सूत्र रख देंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा 0.08। क्लियर, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का द्रव्यमान का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो ये देखिए आपका आंसर है, जलीय विलयन का C2H6O2 का द्रव्यमान, और यहाँ पर आपको जो दिया गया है 20, इसका W 20 ग्राम, 20% द्रव्यमान से प्राय के 100 में 20 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जलीय विलयन में जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 में से 20 निकाल देंगे 80 हो जाएगा। C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, m बराबर 2 गुणे 12। इसमें आप निकाल लेंगे सबका अणुभार। तो अणुभार आया इसका 62 ग्राम। अब इसमें मोल की संख्या निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार आपका है 20 और अणुभार कितना है आपका 62। इसको आप निकालेंगे तो 0.32 आ जाएगा। और जल के मोलों की संख्या इसे भार बटे अणुभार कर देंगे 4.44 आ जाएगा। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज यानी आपको निकाल लेना है। तो जब आप मोल प्रभाज का सूत्र रखेंगे तो आपका आएगा 0.32 बटे 0.32 प्लस 4.44 आप कर देंगे और आपका उत्तर आएगा 0.067। ठीक है, ये है आंसर आपका। अगला क्वेश्चन इसी में और था, ये निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए CD/CD2 प्लस AG प्लस से AG। इन अर्ध अभिक्रियाओं में मानक अपचयन विभव निम्न है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका उत्तर है ये। ठीक है, इसको आप लगाएंगे इस तरह से और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक क्या है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो ये देखिए ये है आपका आंसर। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया के किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अपक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है, यानी dx/dt प्रोपोर्शनल C या dx/dt इक्वल टू kc, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है और इसे क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, यानी ये एक स्थिरांक है। यदि C का मान 1 हो तो क्या होगा, dx/dt इक्वल टू k, अर्थात क्या होगा कि स्थिर ताप पर अपकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अपक्रिया का वेग को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर तीसरे का, कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति लीटर है। इस ब्लेंड की मोलरता प्रकलित कीजिए, यानी इसमें मोलरता आपको निकालनी है।
ठीक है। तो विलयन कितना है आपका? विलयन आपका है 94%। इससे क्या मतलब है कि H2SO4 94 ग्राम है। विलय का जो अणुभार है वो कितना है आपका? 94 ग्राम है। भार आपका 94। तो क्या करेंगे, इसका भार आपका 94 है और H2SO का अणुभार निकालेंगे तो कितना है आपका? 98। अब विलयन का आयतन 100 ml है और विलयन का घनत्व कितना है आपका? रो बराबर है 1.84 ग्राम ml। फिर क्या कर रहा है कि विलयन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? बी बाई रो। तो उसका मान रख देंगे तो बी बाई रो हो जाएगा 184 ग्राम। तथा विलायक का द्रव्यमान डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान बराबर 90 ग्राम। अब मोलरता का सूत्र रख देंगे। अब मोलरता एम बराबर क्या होता है? डब्लू गुणे 1000 बटे एम इंटू डब्लू। सभी का मान रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा कितना? 10.66 मोल। ठीक है। कोलराउस नियम क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम है, यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये आपका कोलराउस का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप मापन गुणांक की परिभाषा दीजिए। ताप मापन गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये देखिए, किसी अपक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। क्लियर। और साधारणतः ये दो ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं और तापीय गुणांक बराबर कप्पा 35 डिग्री सेल्सियस बटे के यानी कप्पा 25 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक बटे 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। तापीय गुणांक बढ़ने पर अपक्रिया का वेग बढ़ता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं होता? लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं होता? तो आंसर आपका ये है कि लेंथेनाइड आकुंचन से परमाणु या आयनिक त्रिज्या में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अतः परमाणु या आयनिक त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन से इनका पृथक्करण आसान नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुवर्ती लक्षण और परिवर्ती संयुक्ता को प्रदर्शित करते हैं, इसका आपको कारण बताना होगा। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों के N-1 डी उप संयोजक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकित लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसमें ये अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं। अगला है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के अगला है कि इन तत्वों में NS तथा N-1 डी कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिस कारण इन कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। अतः ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं जिंक और कैडमियम की को छोड़ करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया आपके स्क्रीन पर कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अपक्रिया क्यों नहीं दर्शाता। ये पूछा जा रहा है आपसे कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अपक्रिया क्यों नहीं दर्शाता। तो देखिए, आंसर है इसका कि एनिलीन दुर्बल क्षार है। एनिलीन क्या है? दुर्बल क्षार है। जबकि AlCl3 को उत्प्रेरक के रूप में लुईस अम्ल की भांति प्रयोग किया जाता है। दोनों संयोग कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है। C6H5NH2 प्लस AlCl3 को जब अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा C6H5N प्लस H2Cl3 माइनस, जहाँ N परमाणु पर धनावेश के कारण आयन निष्क्रिय रूप से समूह निष्क्रिय रूप हो जाता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और फ्रीडलक्राफ्ट संक्रिया
नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में विभेद करिए। विभेद, ये फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, यानी उसमें आपको अंतर बताना है। क्लियर? तो ये देखिए, ये है आपका अंतर। एसिड फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में परीक्षण में देखिए अंतर क्या होगा। Cl2 के साथ में फॉर्मल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं होती है और ये क्लोरल बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरल CH3CHO प्लस 3Cl2 गिव्स आउट CCl3CHO, ये क्लोरल का निर्माण करता है। ग्रिग्नार्ड अक्रमक के साथ में दूसरा अभिक्रिया करेगा तो प्राथमिक एमीन देता है और ये द्वितीयक एमीन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए, एल्फैटिक एमीन्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की घुलनशीलता की विवेचना कीजिए। तो देखिए, ये है आपका एल्फैटिक एमीन्स जल में विलीय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। इनमें प्राथमिक एमीन प्रबल हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण जल में अत्यधिक विलीय होते हैं। सेकेंडरी एमीन की तुलना में टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन आबंध अनुपस्थित होने के कारण जल में अम्लीय हैं, परंतु इनमें जल में विलीयता का क्रम प्राइमरी ज़्यादा है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा टर्सरी से एमीन बनाता है। इसमें विलीयता का अणुभार बढ़ने पर घटती है। इसी कारण CH3NH2 इज ग्रेटर देन C2H5NH2 इज ग्रेटर देन CH3 का होल टू NH ग्रेटर देन CH3 का होल टू N में विलीयता क्रम होता है। ठीक है, ये आपकी विलीयता क्रम है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40S में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये है, देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए K बराबर 2.303/T log 10 A/A-X, जहाँ ये पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है, ये x इक्वल टू T समय बाद से सांद्रता है। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, AX माइनस A/2 इक्वल टू कितना रह जाता है, T बराबर 40 सेकेंड, मतलब 40S रह जाता है। तो K बराबर कितना हो जाएगा, 2.303/40 log 10 A/2। तो इसका मानक देंगे ये, और आपका मान आएगा 1.73 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, धातु कार्बोनिल में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। धातु कार्बोनिल में आबंध की प्रकृति की भी, तो देखिए, ये कार्बोनिल यौगिक में आबंध संक्रमण तत्व जैसे निकिल है, फिर आयरन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है आदि होमोलैप्टिक कार्बोनिल का निर्माण करते हैं। ये इसमें टेट्रा कार्बोनिल निकल आपको दिखाया जा रहा है, पेंटा कार्बोनिल आयरन दिखाया जा रहा है, अष्टफल के दिखाया जा रहा है। देखिए, फिगर आपको बनाने होंगे। इसमें आपको बताना होगा कि कार्बोनिल के धातु कार्बन आबंध सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के आबंध बनाते हैं। यह मेटल यानी कार्बन सिग्मा आबंध धातु परमाणु पर रक्त कक्षक के में इलेक्ट्रॉन दान करके बनाते हैं, जबकि M मेटल और कार्बन पाई आबंध CO के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन आने से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामितीय समझौता का वर्णन दीजिए। उपसंयोजन समझौता, जब उपसंयोजन यौगिक में धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन हो और दोनों संकुल धातु आयनों का विनिमय कर लेते हों, उनमें इस प्रकार की समझौता संभव है, जैसे CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6। ये
अब देखिए ये उपसंयोजन समझौता प्रदर्शित करते हैं। पहला है ज्यामितीय समझौता। वह समझौता जो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों के कारण होते हैं, ज्यामितीय समझौता कहलाती हैं। जिनके समकक्ष रूप के दो एक जैसे लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड विपरीत दिशा में रहते हैं। इसी कारण इस साम्यावस्था को समपक्ष और विपक्ष साम्यावस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की समझौता मुख्य रूप से उन उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की संयोजन संख्या 4 या 6 होती है। उपसंयोजन की संख्या 4 वाले उपसंयोजन यौगिक में वर्गाकार उपसंयोजन यौगिक इस प्रकार की समझौता व्यक्त करते हैं, जैसे PT NH3 का होल्टोएस Cl2। यौगिक के समपक्ष विपक्ष दो समावयवी निम्न प्रकार से होते हैं। ये देखिए आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंगाखंड है आपका, कि हैलो एल्केन के बनाने की दो सामान्य विधियां बताइए। हैलो एल्केन और निम्नलिखित के साथ अपक्रिया भी करना है, KOH के साथ और AgCN के साथ में इसकी अपक्रिया भी करनी है। तो हैलो एल्केन आपको बताना है कि हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। अब आप जानते हैं हैलो एल्केन बनाने की ये देखिए विधि है। पहला है अल्कोहल से। पहला क्या है? तो देखिए पहला है अल्कोहल से। अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या HCl निर्जल से ZnCl2 के साथ में प्रक्रिया करने पर अल्कोहल का OH समूह Cl के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलो एल्केन्स का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये ROH PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब प्रक्रिया करता है तो RCl का निर्माण होता है और POCl3 अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ROH है, जब PCl से प्रक्रिया करता है तो RCl POCl3 से प्रक्रिया करेगा तो ये RCl बन जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए ROH HCl से प्रक्रिया करेगा तो RCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये RCl जो है आपका हैलो एल्केन है। क्लियर। अगला कह रहा है एल्कीन से। जब CH2 HX से प्रक्रिया करेगा तो CH3CH2X का निर्माण होगा। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन का अगला है आपका इसी में रासायनिक गुण KOH के साथ में क्रिया बता रहा था। तो देखिए C2H5 CH3CH2X KOH के साथ में क्रिया करता है तो ये एल्कीन का निर्माण करता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, KOH के X निकल जाता है। AgCN के साथ में क्रिया ले लीजिए। AgCN के साथ में जब क्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, ये आपकी अपक्रिया हो गई, दोनों आपकी अपक्रिया पूर्ण हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा था, प्राथमिक एमेन एवं एल्कीन के प्राथमिक अल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ में प्रारंभिक और प्राथमिक अल्कोहल की अपक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये देखिए एथिलेमेन के एथिल अल्कोहल के साथ में निर्माण देखिए। एथिलेमेन के नाइट्रस अम्ल के साथ में अधिकृत करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये C2H5NH2 HNO3 के साथ में क्रिया करते हैं तो C2H5OH प्राप्त होता है। एस्टिल के साथ में एथिल अल्कोहल का क्रिया करते हैं तो एस्टिलीन को 20% H2SO4 के साथ में 333 केल्विन पर 1% H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका H2 द्वारा Ni की उपस्थिति में 413 केल्विन पर अपचयन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये ठीक है।
एल्किन के साथ में प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण में तो RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में जब B2CX के साथ में शुष्क स्तर के साथ में क्रिया कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। फिर इसको अब क्रिया कराते हैं H2O2 से की उपस्थिति में तो ये बनता है आपका एथिल अल्कोहल बनता है। ये एसिटिलीन के साथ में क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा एथिल अल्कोहल। ठीक है, फिर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि एस्टर क्लोराइड और एस्टर क्लोराइड के साथ में प्राथमिक अपक्रिया भी दिखाना है। तो ये देखिए एस्टिक अम्ल और एस्टर क्लोराइड के साथ में अपक्रिया, एल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर क्लोराइड के साथ में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अपक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। और एस्टर क्लोराइड से अपक्रिया करके दूसरा है एस्टर क्लोराइड से अपक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रिया दिखाई गई है। समझ आई बात। इसका उपयोग देखिए क्या होता है, स्प्रिट बनाने में, पेय पदार्थ के रूप में, विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में आदि इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खरा क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फेनॉल के बनाने की विधि लिखिए, विरेचन की विधि लिखिए और इसकी अपक्रिया कराना है किससे, HNO3 और जिंक चूर्ण के साथ में फिनाल के रासायनिक समीकरण भी देने होंगे। तो आपको अब क्लोरोबेंजीन बनाना है किससे, एनिलीन से, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल। तो ये देखिए आपका आ गया। प्रयोगशाला में फिनाल को बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड एक अस्थायी यौगिक है इसलिए यह बाजार में देखिए ये बाजार में बना बनाया नहीं मिलता है। इसको पहले इसको एनलेन पर HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पर अपकृत करके बनाया जाता है और फिर इसका भाप आसवन करते हैं। देखिए ये आपका एनिलीन है C6H5NH2। जब अपक्रिया करते हैं तो ये बनता है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड और जब इस पर जल से अपक्रिया कराते हैं तो आपका फिनॉल बनता है। ये देखिए बन गया आपका फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या है, C6H5OH है। अब बेंजीन से कैसे फिनॉल बनता है, बेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को यानी OH के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ये C6H5 गिव्स आउट, आप ऊपर लिखेंगे H2SO4 तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी C6H5SO3H यानी OH। फिर इसको अपक्रिया कराएंगे प्रेजेंस ऑफ H2OH के साथ में तो ये बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और फिर ये फिनॉल आपको दे देगा। ठीक है, क्यूमीन से कैसे प्राप्त होगा, या फिनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधि है। इसमें बेंजीन तथा प्रोपीन के फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा क्यूमीन बनाया जाता है। इसे 408 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह क्यूमीन क्या करता है, हाइड्रोपेरोक्साइड तन H2SO4 तथा अपघटन पर फिनॉल देता है। ये देखिए आज अपक्रिया को आपको बताना होगा, ऐसे बना देंगे। भौतिक गुण, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। यह जल और प्रकाश के प्रभाव से गुलाबी हो जाता है। यह ईथर और अल्कोहल में विलीय है। इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस। 182 इसका क्वथनांक है और गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस है। रासायनिक अपक्रिया में देखिए फिनॉल एस्टर क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करके फेनिल एसीटेट बनाता है। देखिए आपका बना फेनिल एसीटेट। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में अपक्रिया करता है
हाइड्रोजन के साथ में जो अपक्रिया करता है, फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ में अपक्रिया करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप देता है। ये नाइट्रीकरण में है। फिनाल के तन HNO3 के साथ में अपक्रिया कराने पर आर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। अगला है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है। ठीक है, ये है उसकी अपक्रिया। अगला है, चलिए, क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी रासायनिक अपक्रिया भी हो गई। अगला क्वेश्चन है अब, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से फिनाइल अपक्रिया करता है तो सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करता है। देखिए, अगला है, जब जिंक से अपक्रिया करता है फिनाइल तो ये बेंजीन बनाता है। ठीक है, उपयोग में देखिए, रबर उद्योग में विलायक के रूप में, प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट्स बनाने में, विस्फोटक बनाने में और औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिनाइल से हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ में अपक्रिया करता है? पहला है टॉलन अपक्रमक, दूसरा है HCN, तीसरा है NaSO3 और चौथा आपका ग्रिग्नार्ड अपक्रमक और पांचवा है फेलिंग ब्लेंड। ठीक है, तो ये आपको अब बताने हैं एक एक करके। तो पहला है, देखिए, टॉलन अपक्रमक। टॉलन अभिकर्मक से अपक्रिया रेजक दर्पण बनाता है। RCHO से Ag2O जो अपक्रिया करता है टॉलन अपक्रमक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और Ag का निर्माण करता है, तो इसे कहते हैं रजत दर्पण। दूसरा है HCN से अपक्रिया साइनोहाइड्रिन बनाता है। तीसरा है आपका NaHSO3 से क्रिया करेंगे तो यह उत्पादित होगा एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। और ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ में क्रिया करेगा तो बनेगा RMGX से अपक्रिया करता है तो ये बनेगा आपका द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और चौथा फेलिंग ब्लेंड के साथ में लाल अवक्षेप देता है। ये अगला अथवा करके पूछा जा रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बेंजल्डिहाइड को अन्य OH के साथ में गर्म किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ में गर्म किया जाता है, टॉलुइन को CrO2Cl2 से अपक्रियकृत करते हैं, एसीटोन को एसियन से कराते हैं, एसिटल्डिहाइड को तनु से क्रिया कराते हैं। तो आपको एक एक करके देना होगा आंसर। तो पहला देखिए, ये बेंजीन CHO से जब इससे अपक्रिया कराते हैं NaOH से तो आपका ये पहला बनता है। दूसरा अपक्रिया आपका ये है C6CHCHO + 4NH3 से अपक्रिया करेंगे तो ये बनेगा। तीसरा अपक्रिया आपका ये है, इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। तीसरा अपक्रिया ये है आपका HCN से अपक्रिया कराएंगे। और चौथा है आपका, पांचवा है CH3CHO डायल्यूट NaOH से अपक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा। क्लियर, तो ये आपका होगा। अगला है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये है आपका क्वेश्चन। लेंथेनाइड आकुंचन में महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित होते हैं। समान वर्ग में उपस्थित द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के परमाणु आकार में समानता। और सारणी में लेंथेनाइड से पहले तथा बाद के आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनके देखिए सारणी में चार्ट आपको दिखाए गए हैं। ये
लेंथेनाइड में समानता देखें, लेंथेनाइड की त्रिज्याओं में अत्यंत कम परिवर्तन के कारण के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं तथा तत्वों की शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अत्यंत कठिन होता है। ये देखिए, ये क्रिस्टलीय सिद्धांत, अष्टफलकीय समूह, चतुष्फलकीय, ये देखिए, ये आपको फिगर बनाने होंगे। ये देखिए, धातु की प्रकृति आयन की प्रकृति पर भी निर्भर होते हैं। देखिए ये, तो इतना ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एथर ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं दो विधि का वर्णन करना है आपको। ठीक है, एथर ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं दो विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहला है प्रयोगशाला विधि में एथिल अल्कोहल को KBr व H व शांत H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं। देखिए ये बनाते हैं तो आपका एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, क्या करते हैं कि एक आसवन फ्लास्क में 30 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, 40 ग्राम एथिल अल्कोहल का 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर के बालू उष्मुख पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड बनता है जिसके वाष्प को संघनित में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। एथिल ब्रोमाइड तैलीय द्रव के रूप में पात्र की पेंदी में एकत्रित हो जाता है, जिसे पृथक्कारी कीप द्वारा अलग कर लेते हैं। प्राप्त एथिल ब्रोमाइड HBr और C2H5 अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त एथिल ब्रोमाइड को सोडियम कार्बोनेट ब्लेंड के साथ में धो करके कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाने के बाद आश्रित किया जाता है, जिससे 38 से 39 डिग्री सेल्सियस पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण देखो। ये C2H5Br अभिक्रिया करेगा तो ये डाइमेथिल ईथर बनाएगा। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से अभिक्रिया करेगा तो आपका एथिलीन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिनाल बनाने की दो विधियां लिखें, इनमें से किस प्रकार HNO3 ब्रोमीन जिंक से क्रिया करता है। तो देखिए, फिनाल किससे बनता है, एनिलीन से। प्रयोगशाला में फिनाल बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से भाप आसवन द्वारा बनते हैं। चूँकि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एक अस्थायी यौगिक है, इसलिए बाजार में बनाया नहीं जाता है। ये तो शायद हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए क्वेश्चन, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एमिनो अम्ल प्रोटीन की परिभाषाएं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचना की एक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें क्षारीय एमिनो समूह अम्लीय कार्बोक्सिलिक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन यौगिक संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं में प्रचुरता से पाए जाते हैं, जो जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। प्रोटीन का मूल स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये देखते रहे आप। प्रोटीनों का शरीर में मुख्य कार्य संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में, एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, एंटीबॉडी के रूप में, वाहक के रूप में, ठीक है, ये सब होते हैं। प्राथमिक प्रोटीन की संरचना है ये आपके द्वितीयक प्रोटीन की संरचना है। देखिए,
और ये तृतीय की है। ठीक। तो इस तरह से ये आपका ये पाठ समाप्त हुआ और हम फिर मिलते हैं आपको अगले सिलेबस के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।